नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति फ्रोंक्स के बारे में। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी फ्रोंक्स की वीडियोस हैं, मैंने 170 से ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। हर तरीके की चीजें मैंने इसके बारे में कवर की हैं। आई होप अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन वीडियोज से आपको जरूर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मैं फीडबैक देना चाहूंगा मारुति को, जो इस गाड़ी में थोड़ी बेहतर की जा सकती है। और उसके साथ साथ अगर वो इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, ये मेरे जस्ट एक सजेशन है, तो इस गाड़ी का कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं। मतलब ये बेस्ट इन क्लास बन जाएगी। कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो कि इसके अंदर इंप्रूव की जा सकती हैं। अभी भी ये गाड़ी एक बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सेल्स भी इसकी लगभग 10,000 गाड़ियां जो है वो महीने की बिक रही हैं। तो एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मेरी जो गाड़ी है लगभग 13,000 किलोमीटर चल चुकी है और कल ही जो है इसके 13,000 किलोमीटर पूरे हुए हैं और बहुत जबरदस्त चल रही है। 10,000 वाली सर्विस इस सब का मैंने आपसे फीडबैक ऑलरेडी शेयर किया था। अब एक एक करके बात कर लेते हैं जो चीजें थोड़ी सी इसके अंदर इंप्रूव की जा सकती हैं और उसके आपके बारे में क्या व्यूज हैं। अगर आप एक फ्रोंक्स ओनर हो या फिर उस पे आप क्या कहना चाहोगे, जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। देखो, इसके अंदर जो विंडो एरिया आपको देखने को मिलता है ना, यानी कि मैं फ्रंट विंडशील्ड की बात करता हूं, तो विंडशील्ड में आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो आपका रियर व्यू मिरर है उसके बीच का एरिया काफी कॉम्प्रोमाइज सा देखने को मिलता है। थोड़ा छोटा लगता है देखने में। कोई दिक्कत, कोई समस्या विजिबिलिटी की वैसे कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये सजेशन देना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे ये अभी उठा हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अलग से ये पॉप आउट होके लगा हुआ है, अगर इसको डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये एरिया जो है ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा। जैसे बहुत सारी गाड़ियों में इस तरीके के इंटीग्रेटेड वाले डैश कैम देखने को मिलते हैं और इसको ना आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 7 इंच की जगह, मतलब इसकी जो विड्थ है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं और हाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो ये एक फीडबैक है। और एसी वेंट्स को उसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि अपन को अमेज में देखने को मिलता है, तो वो बहुत सही लगता है। उसका एसी वेंट्स भी सीधा एयर फ्लो जो होता है वो सीधा फेस पे आता है, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो आपका, बल्कि इनफैक्ट 3 काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो आपका ग्लास एरिया बढ़ जाएगा, उसके अलावा आपका एसी की पोजीशनिंग और बेटर हो जाएगी और इससे आपके जो एस्थेटिक्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब ये गाड़ी हाई स्पीड पे होती है ना, तब थोड़ा सा इसका ब्रेकिंग का कॉन्फिडेंस कम आता है। मतलब कि आपको थोड़ा सा ना ब्रेकिंग को प्लान करना होता है कि आपको एक प्रॉपर गैप पे जो है वो ब्रेक लगाने होते हैं। मैंने गाड़ी को 100-125 तक चलाया है, मैंने कोई बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग इसमें नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक बाइट जो है ना वो हायर स्पीड्स में थोड़ा सा कम फील होता है। तो वो एक चीज जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप दोनों रियर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे दो। अभी फिलहाल फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम का सेटअप है, जो कि आजकल मोस्टली गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। बहुत ही कम गाड़ियों हैं जिसमें कि दोनों तरफ आपको डिस्क का सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को, उसके जो हिसाब किताब है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके, माइनर ट्विक्स करके उसको वो फिक्स किया जा सकता है। ठीक है। अब मैं देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई रियर विंडो एरिया कम है। मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये गाड़ी का जो डिजाइन है ना, कूपे डिजाइन, बहुत मस्त लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी, खड़ी हुई बहुत प्यारी लगती है। और अभी भी मैं जब भी इसको दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करता हूँ, मैं देखता हूँ तो दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग कार। तो ये देखो, डिजाइन की एक बात है और ये कोई एसयूवी कैरेक्टर वाली गाड़ी तो है नहीं कि बहुत उठी उठी गाड़ी हो। तो यहाँ पर आपको पीछे बहुत अच्छा खासा विंडो एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इस बारे में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करना चाहूंगा। दूसरी, बहुत सारे लोगों ने शुरू में लिखा था कि टायर नॉइज वगैरह इसमें बहुत ज्यादा आती है। मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, बिल्कुल सिंपल। इससे पहले भी मेरे पास में 2 गाड़ियां रही हैं, तो वहां पर भी जैसा फीडबैक आता था वैसा ही इसमें मेरे को देखने को मिलता है। दूसरा, जब सड़क जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की रोड है। तो अगर वो नॉर्मल होती है तो मेरे को बिल्कुल नॉर्मल तरीके का आवाज जो है वो आता है और किसी किसी जगह पे कोई आवाज नहीं आती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं और क्या इंप्रूव कर सकती है मारुति इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, कुछ फीचर्स हैं जो अगर होते इस प्राइस पॉइंट पर, मेरे को ये गाड़ी पड़ी है लगभग 10,80,000 रुपए के आसपास। आप 11 लाख रुपए पे कर रहे हो, ये काफी अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दे सकते थे। मैं नहीं कहूंगा सनरूफ दे दो, क्योंकि सनरूफ जो है गिमिकी फीचर है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली इंडिया में कोई काम नहीं है सनरूफ का, मुश्किल से साल में 2 बार यूज होनी है। उसके अलावा वो आपके एक तरीके से बॉडी पैनल को वीक ही कर रही है और कुछ कुछ उसकी मेंटेनेंस और ग्लिच वगैरह भी होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सनरूफ का कोई ऐसा कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दे सकते थे, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट हो गया। आपके हाथ में सामान है, आपके हाथ ऑक्यूपाइड है, आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपको फटाफट से एसी ऑन करना है, तो आपको चाबी निकालने की, जेब से मतलब हाथ डालने की उसकी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अपना बटन दबाओ, क्लच प्रेस करो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। या जिसकी जैसी भी गाड़ी है, ब्रेक प्रेस करके अगर ऑटोमेटिक है तो। ठीक है। दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि आपके हाथ में अगेन अगर लगेज है, आप आराम से उस बटन को प्रेस करो, आपकी पॉकेट में आपकी कीज हैं, तो गाड़ी जो है वो ओपन हो जाती है। आर्मरेस्ट देना चाहिए था, मैंने तो अलग से लगवाया बाहर से, लेकिन मैंने लगवाया कंपनी वाला भी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आते हैं जो कंपनी के नहीं होते वो आवाज करने लग जाते हैं। तो आर्मरेस्ट देना चाहिए था। सीट हाइट एडजस्ट, कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार 10-11 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, सीट हाइट एडजस्ट नहीं है, तो वो भी ऑप्शन देना चाहिए था। रियर एसी वेंट देना चाहिए था, पीछे अगर
फैमिली वगैरह बैठी है तो उनको एसी वेंट्स की हवा सर्कुलेट होनी चाहिए थी। ठीक है, एक चीज और है, बहुत माइनर है, मैंने इसका एक जुगाड़ भी निकाला था, बट वो ठीक है, अगर आपको हर बार करना पड़ता है वो, तो एक इसमें होना चाहिए था आपका बूट लैंप। जब भी आप रात में कहीं पे गाड़ी खोलते हो, आपको सामान वगैरह रखना होता है, तो उसके लिए बूट लैंप जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एक चीज और जो मैंने फील की है, देखो नॉर्मल चलाने में गाड़ी में ना, रात में अगर चला रहे हो शहर के अंदर, दिक्कत महसूस नहीं होती है। अगर हाईवे वगैरह पे जा रहे हो ना, और अगर गलती से आपका जो ट्रैफिक है वो इस तरीके का है कि आप सिंगल लेन ड्राइविंग कर रहे हो और वहां पर सामने से भी गाड़ी आनी है, तो यहाँ पे जो इन्होंने हेडलैम्प दी है वो आपका रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप दिया हुआ है, जबकि आगे इसमें देना चाहिए था प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का। तो लोग करते क्या है, वो सिग्मा या डेल्टा को लेते हैं और उसमें जो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प दी है उसको एलईडी से चेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा प्लस एंड ऑनवर्ड्स के लिए थोड़ा सा हेडलैम्प जो है वो जब सामने से भी थ्रो आता है ना, तो थोड़ा वीक पड़ जाता है वहां पर। उसके अलावा गाड़ी बहुत शानदार है। देखो कल हम 4-5 लोग बैठ के गए थे, 19 प्लस का एवरेज दे रही है, इससे पहले 20-21 का भी दिखा रही थी। तो गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, चलती बहुत बढ़िया है, इंजन इतना साइलेंट इतना रिलैक्स्ड है कि बस पूछो मत, बड़े आराम से चलती है, माइलेज बहुत जबरदस्त निकाल के देती है। माइलेज की तो ये मशीन है। पेट्रोल में मुझे लोकल में अगर मैं प्यार से चलाता हूँ विद मॉडरेट ट्रैफिक, तो 19-20-21 का माइलेज बहुत आराम से निकाल के देती है। इसके कॉम्पिटिशन में जैसे एक्स्टर हो गई, पंच हो गई, या फिर कोई और गाड़ी जिसको भी देख लो, वो कहीं इसके सामने नहीं टिकती है, क्योंकि ना तो उनके अंदर स्पेस इतना है, ना उनके अंदर माइलेज इतना है, दूसरा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, और इसके अंदर आपको बॉडी रोल भी लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। तो चलाने के मामले में देखो इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इस गाड़ी के अंदर सभी कुछ आपको लगभग देखने को मिल जाता है, क्योंकि आदमी जो गाड़ी खरीदता है वो खरीदता है उसको चलाने के लिए, ना कि उसके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। अब अगर बहुत सारे गिमिक के फीचर्स होंगे, आप कोई ऐसी गाड़ी ले आओ उठा के, जैसे टॉप वेरिएंट ले आओ आप सेल्टोस या फिर उसके, तो कुछ एक ही ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज कर पाते हो। एक्चुअली में आप उन सारे फीचर्स को हर ड्राइव में यूज नहीं करोगे, क्योंकि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर ड्राइव। तो ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी में होना चाहिए, मेरा यही मानना है। एक अच्छा इंजन होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी उस पर चली जाती हैं। उसके अलावा आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है कि आप और क्या बोलना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में, अगर आप प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मेरे चैनल पर इतनी वीडियोस हैं कि आपका जिस भी तरीके का डाउट है वो सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली उनको जाकर देख सकते हो और अपना बाइंग डिसीजन उस हिसाब से बना सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पिंग करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट हैड बीन हेल्पफुल एंड क्लियर योर डाउट्स इन सम वे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।